नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र के बारे में। हमें एक जगह तो ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में कब पढ़ना चाहिए, कब इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये माना जाता है, हमारे जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, वो भी ये मानते हैं कि मूलभूत जानकारी 8वीं कक्षा में और थोड़ा-सा उससे अपग्रेड करके कहें या एडवांस लेवल पर हमें 10वीं के स्तर में इसकी जानकारी होनी चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो एक आम जीवन में या सामान्य जीवन में अगर ये हमारे कह सकते हैं इसकी हम भ्रांतियों से बच सकें, इसके बारे में जो अंधविश्वास फैले हुए हैं उनसे हम बचे रह सकें, तो उसके लिए हमें इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट हैं और इनके बारे में जब हमें जानकारी होगी तभी हम उनको सही तरह से समझ पाएंगे, अन्यथा सुनी सुनाई बात और वो एक तरह से कह सकते हैं बेड़ा गर्क। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। ये हमारे कक्षा 10 का ह्यूमन सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जनन सभी जीवधारियों में एक महत्वपूर्ण तंत्र है। जनन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वही हमें अगली जनरेशन की तरफ ले जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। और इसमें हमारे मनुष्यों में, ह्यूमंस में नॉर्मली लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है, जिसमें सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि नर युग्मक के तौर पर स्पर्म यानी शुक्राणु भाग लेता है और मादा अंडों या मादा युग्मक का निर्माण करती है। और शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन को हम कहते हैं दोनों का मिलना निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिससे इसमें युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हम अगर महत्वपूर्ण ढंग से इसको जानें या इसको हम समझें तो हम कह सकते हैं कि आगे चलकर ये स्थिति होगी लैंगिक जनन की। जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं विशेष अवधि जिसे यौवनारंभ या पॉवर्टी कहा जाता है। और फिर इसमें कुछ लक्षण भी उजागर होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं लैंगिक लक्षण होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, लैंगिक लक्षण। जैसे लड़कों में आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, आँख या काँखों में या जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा थोड़ी तेली हो जाती है यानी ऑयली हो जाती है। इसी तरह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, या फिर कह सकते हैं हम वक्षस्थल का बढ़ना, और रजोधर्म या फिर एमसी पीरियड का स्टार्ट होना। अब इसमें क्या होता है कि हम इसके बारे में भी आपने सुना होगा, रजो निवृत्ति और रज चक्र दोनों अलग अलग होते हैं। ये जितने भी ह्यूमंस हैं इनमें रजोधर्म पाया जाता है, जबकि यानी मेन एस्ट्रस साइकिल एमसी पीरियड, जबकि एनिमल्स में एस्ट्रस साइकिल होता है ओनली, जो सिर्फ कह सकते हैं 6 महीने या 12 महीने के अंतराल पर आता है। अब इस एमसी पीरियड या रजोधर्म के बारे में हम कहें तो ये लड़कियों में यौवनारंभ की अवस्था 12 से 14 वर्ष मानी जाती है, जबकि लड़कों में 13 से 15 वर्ष में होता है। यानी लैंगिक परिपक्वता पूरी तरह से 18 से 19 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। इसीलिए इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमें नर में टेस्टोस्टेरोन होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में होगा जो लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होगा, और मादा में प्रोजेस्टेरोन होगा। ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन, इसके साथ में प्रोजेस्टेरोन और एवं एस्ट्रोजन, ये मादा में होंगे। अब इनके एक थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम आयु में जब कुछ लड़कियों की शादी होती है तो उनमें एक आपने सुनी होगी आजकल
आम घटना हो गई है कि चिल्ड्रन बैग रिमूव करवा दिया जाता है, उनकी बच्चेदानी निकलवा दी जाती है। एक या दो बच्चे होने के बाद कोई परेशानी आने पर तो उनके ये हार्मोन बॉडी में बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाते हैं दोनों। इसके वजह से उनमें एक तरह से हार्मोनल कह सकते हैं हार्मोन्स का डिसऑर्डर हो जाता है, यानी पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं वो। तो उनके नेचर में भी परिवर्तन आ जाता है और उनके पारिवारिक जीवन पर या कह सकते हैं हम उनके सामाजिक जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इसलिए सभी कहते रहते हैं समझदार लोग कि पूर्ण परिपक्व अवस्था में ही बच्चों का विवाह करना चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि इसके अंगों को दो भागों में बांटा जाता है। वैसे ये सारी चीज़ें एक हमारे पढ़ाई का भाग हैं, और पढ़ाई यानी शिक्षा का मतलब होता है अपने बारे में जानना और अपने परिवेश के बारे में जानना। तो पहले अपने बारे में जान लेते हैं, परिवेश के बारे में फिर जानेंगे। वो भी आएगा हमारे चैनल पर आपके लिए, वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि इसके अंगों को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राथमिक लैंगिक अंग बोलेंगे जिन्हें, वो मूल रूप से क्या करेंगे कि ये अंग तो होंगे छोटे और लैंगिक कोशिकाओं या सेक्स सेल्स या गैमेट्स का निर्माण करेंगे, यानी स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे मेल के अंदर। ये क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। और इसके अलावा ये जो स्पर्म बनाने वाले भाग होते हैं इनको कहा जाता है टेस्टिस यानी वृषण। और नर जनन जो कोशिका होती है वो इसमें ही बनती है, वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर। और ये एक इसमें विशेष बात बताना चाहूँगा आपके लिए कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं इनमें वृषण बाहर होते हैं, उदर गुहा से बाहर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं अधिकांश मैमेलियंस में वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। लेकिन एक प्राणी ऐसा भी है, आप शायद जानते होंगे, उसके वृषण उदर गुहा के अंदर होते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा वो प्राणी कौन सा है। मैं इसी वीडियो में आपको वो बता दूंगा लास्ट में, लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके वृषण उदर गुहा के अंदर होते हैं। हालांकि अधिकांश के बाहर होने का कारण ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया के लिए थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हालांकि वो भी मैमेलियन है, उसका टेम्परेचर वो कैसे मेंटेन करता है आगे देखेंगे उसको भी। अब ये जो वृषण होते हैं इनके भी दो भाग हैं। पहला भाग तो जो स्पर्म का निर्माण करता है, और दूसरा भाग है जो हम कह सकते हैं अंतःस्रावी यानी कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और उसमें भी कौन सा, जो अभी हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब हम देखते हैं इसके बाद सबसे पहला इसमें हो गया हमारा वृषण जो स्पर्म का निर्माण करेगा, यानी शुक्राणु का स्पर्म बनाएगा। और अगला भाग इसमें हम देखते हैं जो द्वितीय लैंगिक अंग हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल के अंदर, उनके बारे में हम देखते हैं कि इनके अलावा कौन कौन से अंग हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वृषण कोष होगा, जिसमें ये उपस्थित रहेगा, यानी वृषण कोश। इसके बाद आता है हमारा शुक्रवाहिनी, यानी इसमें जो स्पर्म बनेंगे या शुक्राणु बनेंगे उनको शुक्रवाहिनी द्वारा अगले ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा, यानी इसके द्वारा वो स्पर्म इनके स्टोर करने के लिए पहुंचाए जाएंगे। और इसमें देखते हैं शुक्रवाहिनी जो नलिका होती है वो संयुक्त नली बनाती है बाद में आगे चल कर के, जिसमें शुक्राणु स्पर्म और यूरिन दोनों ही एक ही मार्ग से प्रवाहित होते हैं। फिर हम इसमें आगे देखते हैं कि हमारे शुक्रवाहिनी के बाद आता है सेमिनल वेसिकल, जिसे हम कहते हैं शुक्राशय। अब ये शुक्राशय क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। और इसमें एक तरल पदार्थ भी निर्माण होता है, क्योंकि स्पर्म तो क्या है, एक तरह से छोटे छोटे गतिशील कोशिकाओं के भाग हैं जो अयुग्मित अवस्था में होती हैं।
हम जानते ही हैं कि 2n वाली अवस्था इनमें नहीं होती है। तो ये वहाँ पर तेज़ी से क्या करते हैं, उस तरल पदार्थ में ऊर्जा और गति प्रदान करने के लिए वो इनको सहायता करता है, जो तरल पदार्थ होता है। इसके बाद इसमें आता है द्वितीयक में, ये तो प्राथमिक था। अब द्वितीयक ऑर्गन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा हमारे अगला अंग प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या काम करेगी इसमें, ये एक कह सकते हैं, जो आपने कभी अखरोट देखा होगा उसके बाहरी आकार जैसी होती है, बिल्कुल अखरोट के आकार की, और ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। यानी हम जो हार्मोन्स हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं उनमें हम देखते हैं कुछ तो सीधे ही ब्लड में मिला दिए जाते हैं और कुछ उसी जगह पर काम में आ जाते हैं। ब्लड में कौन से मिलाए जाते हैं, जिनको अन्य अंगों तक पहुंचाना होता है। फिर इसके एक खास बात इसमें हम देखने को मिलती है कि जो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एक तरल पदार्थ का निर्माण करेगी और उत्सर्जन करेगी। यह तरल वीर्य का वह भाग है जो शुक्राणु को गति प्रदान करता है। इसके बाद आता है हमारे यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। अब ये यूरेथ्रा क्या करेगा, ये जनन क्रिया में भाग लेने वाला भाग है, अंग है, जो एक पेशीय नलिका है और मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनाती है और इसमें से होकर के यूरिन, स्पर्म, प्रोस्टेट ग्रंथि के जो स्राव होते हैं यानी उसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं और इसमें आगे जुड़ा रहता है शिश्न या पेनिस से गुजरकर ये यूरिनोजेनाइटल अपर्चर द्वारा बाहर निकलते हैं। अब इसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर क्यों कहा है, इसी में होकर के यूरिन जाता है और इसी में होकर के जो हमारे स्पर्म हैं वो भी जाते हैं जनन क्रिया में भाग लेने के लिए। अब इसमें ओपुलेटरी ऑर्गन इसको कह सकते हैं। सामान्य में तो छोटा रहेगा, लेकिन इसमें जब उत्तेजित अवस्था में होता है, क्योंकि इसमें इस तरह के चैम्बर्स होते हैं जिसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इस तरह के इसमें ऊपर की तरफ 2 और नीचे एक बड़ा मसल्स होता है और इसी में होकर के इसमें यूरिन वाला मार्ग होता है और बाकी इसमें छोटी छोटी इस तरह के चैम्बर्स होते हैं। जब इन उत्तेजित अवस्था वाली बात हम करते हैं तो इनमें सब में ब्लड भर जाता है और ये कह सकते हैं एक तुलनात्मक रूप से हार्ड हो जाता है और यही जनन की क्रिया में भाग लेने वाला ऑर्गन होता है। इस तरह के चैम्बर्स होते हैं जिनमें ब्लड भर जाएगा और ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और इसमें ओके ये यूरिन प्लस जिसको हम कहेंगे स्पर्म और ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव दोनों ही जाएंगे। तो इस स्थिति में ये क्या करता है, जो हम कह सकते हैं मैथुन के समय जो वीर्य होता है शुक्राणु के साथ में, उसको मादा जननांग में पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें आपने ये देखा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS।